नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रण आईएएस पे। मैं मयंक द्विवेदी आप सभी के साथ एक बार फिर एक विशेष चर्चा पर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों कि जैसा कि देखिए यूपीएससी का मेंस चल ही रहा है और मैंने दो विषयों पे चर्चा किया। आप निबंध कैसे आया था, निबंध कितना व्यवहारिक होता जा रहा है यूपीएससी का एग्ज़ाम, किताबों से बाहर हट करके आपकी भावनाओं से जुड़ता जा रहा है ये एग्ज़ाम। तो आप सभी तैयारी के साथ साथ अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, अपने आसपास में हो रही चर्चाओं को, राष्ट्र में जो गतिविधियां बहुत प्रासंगिक हो गई हैं, जो मुद्दे बहुत ही प्रासंगिक हैं, उन पे भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आप सभी के साथ में यूपीएससी का पेपर 2। तो चलिए एक बार विश्लेषित करते हैं कि आखिर पेपर नंबर 2 कैसा रहा यूपीएससी का। तो दोस्तों मैं आप सभी के साथ आज पेपर नंबर 2 का विश्लेषण करूंगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहां पे अगर देखें तो पहला जो प्रश्न आया, देखिए सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है। अगर आप देखें तो यूपीएससी जो है अगर पहले पेपर में एक कल्पनात्मक बौद्धिकता का प्रशिक्षण किया, आपसे लिया एक तरीके से, तो दूसरे चरण में दूसरा जो पेपर है वो है, पहला प्रश्न को अगर देखें, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। दोस्तों देश गुलाम था और देश में रहने वाले नागरिक भी गुलाम थे। देश पहले भी था, वो नागरिक नहीं व्यक्ति के रूप में देश में पहले भी थे, लेकिन अंतर क्या था उस व्यक्ति में और स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक राज्य के नागरिक में। इस बात में अगर हम लोग जाएं तो हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण था हमारी स्वतंत्रता। और वो स्वतंत्रता कैसे? न्यायिक स्वतंत्रता। अगर कोई हमारे प्रति अन्याय कर रहा है तो हम उससे न्याय कैसे प्राप्त करें, इसीलिए हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। हम राज्य को दिए गए आदेश में डीपीएसपी की बात करते हैं। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बिल्कुल सही ही कहा है कि आर्टिकल नंबर 32 ये क्या है? संविधान की आत्मा है, क्योंकि वहां हम न्याय की बातें कर रहे होते हैं। न्याय बहुत आवश्यक है किसी व्यक्ति के लिए। विकास तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब व्यक्ति न्यायोचित जीवन जी रहा हो। तो पहले प्रश्न में आप सभी को सारगर्भित फंडामेंटल राइट डीपीएसपी का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आप सभी को निष्कर्ष में आर्टिकल नंबर 32 की प्रासंगिकता को सिद्ध करना था। दूसरे प्रश्न की ओर अगर हम लोग चलें, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण की भूमिका का आकलन कीजिए। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। आर्टिकल नंबर 39A के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता दिए जाने का प्रावधान है। हमारे यहाँ जब भी कोई व्यक्ति कटघरे में खड़ा होता है तो वह अपनी सुरक्षा के लिए न्यायपालिका से गुहार लगाता है कि यदि वह सक्षम नहीं है स्वयं निजी वकील को रखने के लिए, तो न्यायालय उसे वकील या न्यायालय उसे विधिक सहायता उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत अगर देखें तो राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जहां न्याय सबसे निचले क्रम में आने वाले लोगों के लिए भी सुनिश्चित किया जाता है। तो आपको व्यवस्थित तरीके से इस प्रश्न को दो भागों में बांट के लिखना था। एक तो निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में आपको संवैधानिक प्रावधान बताना था, और दूसरा आपको मुख्य लक्षण बताना था राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के बारे में। तो आप शायद इस कंटेंट को बेहतर लिख पाए होंगे। उम्मीद यही करता हूं कि अगर आप टू द पॉइंट लिखते हैं तो यूपीएससी में बेहतर अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर चलें तो भारत के राज्य, शहरी, स्थानीय निकायों को कार्यात्मक, देखिए, और वित्तीय दोनों ही रूपों से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि भारत के राज्य, शहरी, स्थानीय निकायों को, देखिए राज्य एक अलग, अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, विकेंद्रीकरण की बात करें, तो सबसे प्रमुख जो होता है वह राज्य होता है। राज्य को हम दो तरीकों से देख सकते हैं, हम इसे दो भागों में बांट के देख सकते हैं, एक केंद्र है और दूसरा राज्य है, क्योंकि संवैधानिक स्तर पर राज्य शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है, राष्ट्र शब्द का नहीं। तो राज्य को अगर हम बांट के देखें तो दो शब्दों में है, विकेंद्रीकरण की स्थिति में केंद्र और राज्य के बीच में। लेकिन जब हम विकेंद्रीकरण के सबसे निचले स्तर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ से स्थानीय सुशासन
की बातें आती हैं, स्थानीय निकाय की बातें आती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि आपका शहरी निकाय और स्थानीय निकायों की बात शुरू हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, जब भी कभी भी संवैधानिक प्रावधान में शक्ति के स्थानांतरण की बात की जाती है या पृथक्करण की बात की जाती है, तो शक्ति जिसके पास सर्वाधिक होती है वह उसका केंद्रीकरण करना चाहता है, क्योंकि कोई भी सरकार अपने कार्य में हस्तक्षेप पसंद नहीं करती, ठीक है। लेकिन हमारा संविधान इतना मजबूत है, इतना व्यवस्थित है कि अधिकार सबसे ज्यादा सबसे निचले क्रम को दिया गया है। हम भारत के लोग निर्माण करते हैं हमारे अपने कानून, हमारे अपने संवैधानिक प्रावधानों को। तो जहां से प्रथम क्रम का निर्माण होता है उन्हें सशक्तिकरण देना अति अनिवार्य है। ये प्रश्न आपसे कह रहा है अनिच्छुक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप इस प्रश्न में सकारात्मक टिप्पणी करिएगा कि हमें उन्हें देना चाहिए। स्थानीय निकायों को अत्यधिक शक्तिशाली बनाना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक स्थानीय निकायों को शक्तिशाली नहीं बनाया जाएगा तब तक निचले तबके का विकास नहीं हो पाएगा, निचले स्तर तक का विकास नहीं हो पाएगा। इस क्रम में आपको इस उत्तर को समाप्त करना था। कार्यात्मक और वित्तीय इन दोनों का अधिकार हमें यहाँ प्रदान करना था। अगला देखें, संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोण की तुलना करें। तो दोस्तों ये देखिए, सीधे सीधे प्रश्न आया है, इस पर बहुत टिप्पणी न करके आप इन दोनों व्यवस्थाओं को, एक संसदीय व्यवस्था में ब्रिटेन की क्या व्यवस्था है और दूसरा अगर हम देखें भारतीय दृष्टिकोण से हमारी संसदीय व्यवस्था किन मूल्यों पर कार्य करती है, इसका विस्तार आपको करना था। अगले प्रश्न में देखें, विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिका और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका क्या है। सीधे सीधे विधानसभा के कार्यों में विधायिका और वहां पे पीठासीन अधिकारी अर्थात विधानसभा अध्यक्ष की भूमिकाओं पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया है। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल सीधा है, इससे बहुत ज़्यादा फैलाने की जरूरत नहीं थी, आपको फैलाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे टू द पॉइंट आंसर लिखना है। विधानसभा के कार्यप्रणाली के बारे में आपसे पूछा गया है। तो अब देखें अगला, अगर हम लोग देखें दोस्तों, अगला है देखें, मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाएं जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सकें। देखिए, मानव संसाधन विकास पर अभी भी देखिए देश में कार्यकुशल जनसंख्या की कमी है। स्किल इंडिया का प्रोग्राम चलाए जाने के बाद, या हम कहें प्रशिक्षित श्रमिक पैदा, जब से प्रशिक्षित श्रमिकों का संगठन विस्तार ले रहा है, तब से भारत एक अद्वितीय विकास की ओर जा रहा है। इसमें तो बेहतर भूमिका मानव संसाधन के विकास में अगर हम लोग देखें तो ये है स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसका विकास किया जा रहा है। अभी आप बहुत सारी जो सरकार की इसमें देखिए आपसे सुझाव मांगा गया है। ध्यान रखिए कि सरकार ने इसमें कौन कौन सी क्रियात्मक कार्रवाइयाँ की हैं उन पे आपको फोकस करना था। जैसे अगर हम कहें स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रहा है और श्रमिकों के लिए कुशल श्रमिक की बात की जा रही है, जनधन योजना की बात की जा रही है, स्किल इंडिया डेवलपमेंट की बात की जा रही है, स्टार्टअप की बात की जा रही है, स्टैंड अप की बात की जा रही है, उसमें इसकी व्याख्या को दिखाते हुए आप सकारात्मक पक्ष में इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि कैसे आज वर्तमान स्थिति में इसमें बदलाव किया जा रहा है। माना कि है ये बदलाव बहुत तीव्र नहीं है, लेकिन इसकी क्रमिकता शुरू की गई है। सरकार इसमें सकारात्मक अपने सुझाव दे रही है, प्रयास कर रही है और अंततः इसका परिणाम जो होगा वो काफ़ी सकारात्मक होगा। उत्तर में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको नकारात्मक उत्तर की ओर नहीं ले जाना है, समालोचनात्मक उत्तर आपको देना है कि पहले की व्यवस्था में हमारे यहाँ मानव संसाधन का प्रयोग कैसे होता था, क्योंकि हम सेवा क्षेत्र में, टर्सरी इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत कम ध्यान दिया करते थे। हमारे लिए जो एक परंपरागत आर्थिक व्यवस्था थी, कृषि अर्थव्यवस्था हो या हम शिल्पकार की अर्थव्यवस्था को देखें, तो हम वही कार्य किया करते थे, ट्रेडिशनल वे में ही अपने वर्किंग कल्चर को रखते थे। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हम टेक्नोक्रेट हो गए हैं और बहुत तेज़ी से उसमें बदलाव आ रहा है। हर चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं इनोवेशन से जुड़ती जा रही हैं और बदलाव बहुत तेज़ी से दिखा गया। पूरी दुनिया में स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो भारत अग्रणी भूमिका में है। स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत इसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं। सरकार ने स्टार्टअप स्टैंडर्ड योजनाओं के माध्यम से हमें काफ़ी कुछ मदद प्रोवाइड की है। तो भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशील स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों पर चर्चा कीजिए। देखिए सीधे सीधे प्रश्न आया है, आपको ये प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका के बारे में टिप्पणी करनी थी। अगर ये प्रश्न आपको आ रहा होगा तो आपने लिखा होगा।
अन्यथा इस पे बहुत ज़्यादा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत छोटे प्रश्न हैं ये, आपको 150 वर्डों में लिखने हैं, तो आप टू द पॉइंट इनकी कार्यप्रणाली और इनके भविष्य के लक्ष्य को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन, आप देखिए ई शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है। कौन सी अपर्याप्तताएं हैं इन विशेषताओं की अवृद्धि में बाधा करने के लिए? देखिए अभी भी अगर हम लोग कहें, ये प्रश्न सीधे सीधे आपसे कह रहा है कि ई गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि हम संचार के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से अपने गवर्नेंस को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अभी भी अगर माना जाए तो पूरी भारत में लगभग 20 करोड़ लोग ही इंटरनेट का सही से प्रयोग कर पा रहे हैं। अगर हम ई शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ई से हम देखें तो ये इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में भी दिखा रहा है कि जब तक सरकार संचार क्रांति को समग्र लोगों तक सुगम नहीं बना पाती है, तब तक ई गवर्नेंस को पूरी तरीके से निचले स्तर तक लागू करना कठिन माना जाता है। तो संचार मीडिया में सुधार करना, ठीक है, अपना जैसे अभी हम देखिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे देश का कोना है जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं बन पाई है। हम बहुत सारे ऐसी तकनीकी व्यवस्थाएं हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, ठीक है, तो लगातार उस पर प्रयास चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये कहा जाए कि इस माध्यम से आज देखें कि बहुत ही शासन को लागू करना है, शासन को चलाना काफ़ी ज़्यादा प्रभावी देखा जा रहा है और इसमें पारदर्शिता भी आ रही है और लोग अकाउंटेबिलिटी को भी फेस कर रहे हैं। इस बात को अच्छी तरीके से आप समझना होगा। देखिए अगला जो प्रश्न है, संघर्ष का विषाणु एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, एक टिप्पणी लिखना है। देखिए एक निबंधात्मक सूच आपको यहाँ पे दिखानी है इस प्रश्न के अंतर्गत। वहीं दूसरा प्रश्न देखें, भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है, भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभ आप बताइए। देखिए आप देखिए हम अभी उत्तर प्रदेश में भी आप देखें इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, भारत में G20 हुआ, या बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, या पूरी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री महोदय वो लगातार भ्रमण करते रहते हैं। तो इस कनेक्टिविटी को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना सशक्त हो चुका है हमारा भारत, कितना आगे निकल चुका है हमारा भारत। और लगभग कहा जाए तो निवेश में, अपने कल्चर में, अब आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में एक न्यू इंडिया डेवलपमेंट हो रहा है, एक स्टेट बनाया जा रहा है न्यू इंडिया का, ठीक है। हम न्यूयॉर्क में, हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका में इस तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, हम देखिए कनाडा में देखें तो कनाडा में इस तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया के जो सशक्त विकसित राज्य हैं उन राज्यों में इस तरीके से भारत का महत्व बढ़ता जा रहा है। और कहा जाए चाहे वह वैज्ञानिक पद्धति में हो, व्यावसायिक पद्धति में हो, नए परंपराओं की पद्धति में हो, वहाँ भारतीयों का जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में अगर देखें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी वो भी भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे भारतीय मूल का आधिपत्य बढ़ता जा रहा है। उनका प्रभाव बढ़ने के बाद भारत का जो वर्चस्व है वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से स्थापित हो रहा है। इन भूमिकाओं को आपको यहाँ दिखाना था, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे कोड किया गया है कि आर्थिक और राजनीतिक, तो आप जानते हैं अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति आपका परिचित हो, आपका प्रभाव बढ़ जाता है। तो भारत का अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा तो आर्थिक और राजनीतिक हितों की चर्चा प्रासंगिक हो जाती है और महत्वपूर्ण भी हो जाती है। तो इन बिंदुओं को थोड़ा सा सरल लिखना था, वो जटिल प्रश्न जटिल नहीं है, बिल्कुल व्यवहारिक उत्तर आपको लिखना था जो आप लगातार न्यूज़पेपर मीडिया में आंखों से अपने देख रहे हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण दीजिए। दोस्तों ये जो लाइन है ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी परिभाषा है। हमारा संविधान रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि इस हमारे संविधान के अंतर्गत कोई कठोरपूर्ण बातें या परंपरागत बातें प्रभावी हो रही हैं तो तत्काल परिस्थितियों में उनमें संशोधन का प्रावधान किया गया है और लगातार संशोधन होते आए हैं, ठीक है, जिसके आधार पर मानवीय मूल्य की सुरक्षा करना, मानवीय हितों को विकास की ओर देना, और कहा जा गया हमारे संविधान में एक शब्द कहा गया गरिमापूर्ण जीवन का विकास करना हमारा लक्ष्य ही है।
हमारे संविधान का सबसे बड़ा लक्ष्य ही है कि हम अपने नागरिकों को, भारत के नागरिकों को, हम भारत के लोगों को सशक्त बना करके उनके गरिमापूर्ण जीवन को कैसे स्थापित करें, उस प्रक्रिया में हमें बेहतर प्रयास करना है। बहुत सारे उदाहरण लगातार परिवर्तन के साथ आए हैं। आपको ध्यान रखिए, कोड किया गया है जीने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21 की बात आप कर रहा है, तो लगातार आप देखें यहाँ पे आपसे हमेशा सुधार की प्रक्रिया में देखा गया है। वहीं देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अगर देखें तो इंडिविजुअली आपको फंडामेंटल राइट में बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिन अधिकारों के तहत आप अपने आप को उदाहरण सहित यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सीधे प्रश्न आए थे, आपकी समझ के आधार पर इन्हें हम लोग डेवलप कर सकते थे। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए हम इन प्रश्नों पे एक पूरी व्याख्या लेकर के आएंगे। जैसा कि मैंने कहा, एक एक प्रश्नों पे हम लगभग एक वीडियो बनाएंगे 15 से 20 मिनट का, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पे कैसे सोचें, कैसे लिखें और अगले साल के लिए क्या आइडिया बनाएं। लेकिन दोस्तों अभी तो सिर्फ प्रश्नों की समझ आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ आपके मन में संशय हो, तो जब संशय आ जाएगा तो दोस्तों उस संशय को दूर करने के लिए आप देखेंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत मेरा लिंक दिया गया है और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। उसकी पूर्ण समझ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम व्यवस्थित तरीके से आपसे बात करके आपकी समस्याओं को हम सरल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आप देखें, वैसे अगर आपको कांटेक्ट नंबर नहीं वहाँ मिल रहा है तो मेरा कांटेक्ट नंबर आप सभी नोट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है दोस्तों 499450803। मैं इस पर लगातार आपके साथ उपलब्ध रहूँगा, व्हाट्सअप हो या आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरे पास समय की उपलब्धता के साथ मैं आपकी समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने का प्रयास करूंगा। देखिए प्रासंगिक, अगला प्रश्न है, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संविधान परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करें। बहुत चर्चाओं में है ये प्रश्न, हमेशा इस पर संपादकीय का लेख भी आ चुका है। जब हम लैंगिकता की बात करते हैं तो अभी 3 प्रकार के, अगर देखें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर की बात करें, अब संविधान ने ट्रांसजेंडर को भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। तो आपको इस दृष्टिकोण से अपने संविधान में प्रत्येक व्यक्तियों के लिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, उनको कैसे महत्व दिया जाए, उनकी प्रासंगिकता की चर्चा आपसे करनी है आपको। देखिए संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य के अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक और राजनीतिक कारकों का विवरण कीजिए। देखिए आपातकालीन स्थितियों की चर्चा यहाँ आपसे कर रहा है, ठीक है। तो इस पे आपको सीधा प्रश्न था, बहुत कुछ कठिन प्रश्न नहीं है ये, इस पे पूरी चर्चा आप कर सकते हैं। देखिए भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी तथा सामर्थ्य भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि हम 90 के दशक में थे तो वहाँ महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व था वो बहुत न्यूनतम था, और अगर हम कहें कि उनका प्रतिनिधित्व था भी तो वह प्रतिसत्तात्मक सोच से वो ग्रसित था, क्योंकि महिला अगर कोई प्रधान हो जाती थी या विधायक हो जाती थी या सांसद हो जाती थी तो उनका प्रतिनिधित्व उनके परिवार का कोई पुरुष समाज करता था। लेकिन वर्तमान में इस प्रासंगिकता में बदलाव आया है, इस विचारधारा में बदलाव आया है, और महिलाओं को, है ना, चाहे वो विधायिका में प्रवेश करने वाली प्रत्येक महिलाएं जो हैं वो काफ़ी प्रभावी और सार्थक भागीदारी अभी दे रही हैं। समझ गए, प्रत्येक पहलू में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गई हैं, ठीक है। पहले मैंने कहा कि 90 के दशक की बात आपको दिमाग में रखना है, आपको तुलनात्मक दिखाना है कि 90 के दशक में हम कहते थे प्रधान पति की भूमिका थी, ठीक है, विधायक पति उसका प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। डिजिटल मीडिया के मार्केट में टाइम पीरियड में अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में हर व्यक्ति अपने आप को बेहतर प्रतिनिधित्व देना चाहता है, और पहले के दशक में अगर हम लोग बात करें तो उनकी शिक्षा, उनकी जागरूकता या हमारे परंपराओं और रूढ़िवादिताओं की जो बाध्यताएं थीं वो उनको बहुत ज़्यादा, उनके पैरों में बेड़ियों का कार्य करती थीं। लेकिन जब से शिक्षा, जागरूकता और स्ववर्चस्व की भावनाएं आई हैं प्रतिनिधित्व करने की या लोगों में सेवाजन सुधार करने की, तो बड़ा बदलाव आया है और महिलाओं ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अगर इस बात को दावे के साथ कहूँ कि वर्तमान भारत का जो परिदृश्य बदला है उसमें महिलाओं की अपनी जागरूकता, सोच और प्रतिनिधित्व की क्षमता ही महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। क्योंकि हमारी आधे से ज़्यादा आबादी पर्दे में थी, वो चाहे विचार के पर्दे में हो, चाहे वह अपने संस्कार के पर्दे में हो। लेकिन पर्दा विचार और संस्कार को प्रभावित करता है क्या, यह प्रश्न उचित है? जी हाँ, कर देता है। जब आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो आप कैसे
किसी चीज़ में सुधार की संभावना देख सकते हैं। तो एक बड़ा वर्ग ही सोच पाता था कि सुधार क्या होगा, अभी पूरा भारत सोचता है, क्योंकि अब ये असमानता समाप्त हो चुकी है और इस असमानता में पुरुष और महिलाएं दोनों कदम ताल से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रश्न में आपको सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उनके सार्थक महत्वपूर्ण भूमिकाओं को दिखाना था। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व क्या है? तो मैं एक प्रश्न आप सभी से पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर के आप मुझे संतुष्ट करें कि क्या आप जानते हैं 101वां संविधान संशोधन क्या है। सीधा प्रश्न था, है ना, सीधी बात, नो बकवास, एकदम आपको ध्यान में रखना था, सीधे सीधे आपको यहाँ पे इन प्रश्न का उत्तर देना था। चलिए अगला देखते हैं, संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। देखिए हमारी संसदीय समितियां जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से 3 संसदीय प्रणाली की आपको तो व्याख्या करना ही था। वो है प्राक्कलन समिति, ठीक है, लोक उपक्रम समिति और आपका लोक लेखा समिति, ठीक है। इन समितियों को आपको समझाते हुए, ठीक है, भारतीय संसद के स्थानीयकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की है, एक एक पैसे का हिसाब होता है मित्रों। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, जिससे इस बात की स्पष्टता दी जा सके कि जो पक्ष में या सरकार जिसकी है वो ऐसा तो नहीं कहीं अपने निजी हितों के लिए, दलीगत राजनीति के लिए, विकास के मुद्दे पे धन का अपव्यय कर रही है। अगर ऐसा होता है तो कैग की रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष का नेता इस मामले को ध्यान में रखते हुए संसद में प्रश्न उठाता है और वो प्रश्न हमें भी सुनाई देता है, हम जनता को भी सुनाई देता है। हमारी विचारधाराओं में उस सरकार के प्रति एक नई सोच आ जाती है। अगर उस सरकार ने कहीं से भी कोई ऐसे कार्य किए हुए हैं जो जनहित में नहीं है तो सरकार कटघरे में होती है। तो समितियों का जो सबसे बड़ा योगदान है उस सरकार को कटघरे में खड़ा करने का होता है। अगर सरकार सही राह पे चल रही है, स्पष्ट कार्य कर रही है तो उनको पुरस्कृत किया जाता है, उनका समर्थन किया जाता है, अन्यथा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, विरोध प्रारंभ हो जाता है। तो संसदीय समितियां सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली समितियां होती हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी विषय की निष्कर्षता को ध्यान में रख पाते हैं। देखिए अगला देखिए, वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं। वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाले हैं। देखिए ये इस पे तो अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत बहुत घातक प्रश्न है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने अपना उत्तर समझ करके दिया, अपना मत समझ के दिया तो उलझ जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर देते समय आपको ध्यान में रखिएगा, जब हम किसी व्यक्ति के लिए विशेष योजना बनाते हैं तो वह व्यक्ति चिन्हित हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप, चिन्हित हो जाता है। जैसे हम कहें कि एसटी के लिए कोई योजना बना रहे हैं, एससी के लिए कोई योजना बना रहे हैं, दिव्यांगों के लिए कोई योजना बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो चिन्हित हो जाता है। तो समाज जो है ना उनको एक अलग नजरिए से देखने लगता है, एक टिप्पणी होने लगती है, अरे भाई आप इस वर्ग से आते हैं, आपको आरक्षण मिला हुआ, आपको संरक्षण मिला हुआ, तब आपका विकास हो रहा है। तो लोग उनको समाज में एक अलग दृष्टिकोण दे देते हैं, एक अलग भेदभाव के नजरिए से देखने के लिए। बड़ी चर्चा करूंगा, ये प्रश्न बहुत बेहतर है। मैं तो कहूंगा ये प्रश्न निबंधात्मक है, मैं इस पर पूरी चर्चा करूंगा आपके साथ किसी अलग वीडियो में। दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, कोड करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो इस प्रश्न पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा देते हुए समाज के दृष्टिकोण को मैं बताने का प्रयास करूंगा। विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। देखिए सीधा प्रश्न है, इन प्रश्नों पे हम आपको विशेष दृष्टिकोण देने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं। नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और एक मजबूत अमेरिका यूरोप राजनीतिक साझेदारी भारत के लिए अच्छा काम कर रही है। तो आप दोस्तों ध्यान रखिए, जी हाँ अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि भारत जो है इन दोनों राज्यों से लगातार अपने आर्थिक और समसामयिक व्यवसायिक मुद्दों में हमेशा जुड़े रहना चाहता है। और ऐसी स्थिति में भारत इस समय दुनिया के समस्त विकसित देशों में प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वो आर्थिक रूप से नहीं, वो इनोवेशन से भी बहुत नहीं, क्योंकि अगर हम आर्थिक रूप से कहें तो हमसे बहुत संपन्न है, अगर हम इनोवेशन में कहें तो बहुत संपन्न है, लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण से बुद्ध की धरती है, ये शांति की धरती है, पूरी दुनिया अशांत है और हम देते हैं शांति के विचारधारा को।
हम आह्वान करते हैं कि हम तभी विकसित हो पाएंगे जब हम शांति का धरातल तैयार करेंगे। यहाँ भारत की भूमिका एक अलग दृष्टिकोण से मध्यस्थ की पैदा हो रही है। ये वैश्विक राजनीति में बड़ा परिवर्तन है, ये वैश्विक राजनीति में बड़ा परिवर्तन है। हम आर्थिक रूप से हम और किसी भी नवाचार से हम पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम से सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की विचारधारा से भारत जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरी दुनिया का। इस विचारधारा को आपको इसमें दिखाना था। समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है, एक टिप्पणी करना था इस पर। देखिए आलोक में पर्यावरण संरक्षण तथा समुद्री सुरक्षा को देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है। और फिर मैंने कहा कि अब यूपीएससी आपके अप्रोच को जानना चाहती है, यूपीएससी आपके एक विचारधारा को जानना चाहती है। अब वह कंटेंट में सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं जानना चाहती है। दोस्तों शानदार प्रश्न है। समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर समुद्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। जिस दिन समुद्र में हमारे द्वारा फैलाए जा रहे जो प्रदूषण है उनका जैसे ही विस्तार होगा, जैसे ही उसमें आधिक्य आएगा, मनुष्य विनाश के किनारे खड़ा होगा, समुद्र के किनारे नहीं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।